हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सबकी पाठशाला। ये लेसन 4 है हमारा संस्थाओं का कामकाज सिविक्स का। इससे पहले चुनावी राजनीति हम पढ़ चुके हैं। शायद पुरानी बुक में ये चैप्टर नंबर 5 है। तो इसमें हम बेसिकली शॉर्ट में जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब एग्ज़ाम सर पे है, तो वही चीज़ें मैं कराऊंगी। बाकी बाद में मैं पूरी कोशिश करूंगी नए सेशन में जो है वो पूरा चैप्टर डिटेल में आपका अपलोड हो जाए। ठीक है, तो चलो इसी बात के साथ शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। संस्थाओं को इंग्लिश में इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं, उनमें सरकार के विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं करनी होती है। ठीक है, नहीं अलग अलग क्या होती है, संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो अपना अपना काम करती है। जैसे अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में 3 प्रमुख संस्थाएं जो हैं वो है विधायिका, जिसे लेजिस्लेचर बोलते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये 3 संस्थाएं हैं। ये 3, अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, 3 संस्थाएं हैं जो कि पूरे देश को चलाती हैं। ठीक है, तो विधायिका, जिसे हम इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं, इसको अगर हम नॉर्मल भाषा में याद रखें तो हम संसद भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संसद का काम है देश के लिए नियम और कानून का निर्माण करना। ठीक है, तो वैसे जो विधायिका हैं वो भी 2 तरह की होती है। राज्य विधायिका अलग होती हैं और देश के लिए अलग होती हैं, जिसे हम संसद बोलते हैं। बट इतना डिटेल में अगर आप याद रखोगे तो शायद कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो जो इस चैप्टर में मेन है, हम वही चीज़ें जो हैं वो लेकर चलने वाले हैं। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार की 3 देखो संस्थाएं हैं। विधायिका, लेजिस्लेचर को हम क्या बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। ठीक है, लेजिस्लेचर यानी विधायिका का जो मुख्य काम है वो है देश के लिए नियम और कानून का निर्माण करना, यानी नीतिगत फैसले करना। जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करती है, मतलब जो विधायिका है जो कानून बनाती है, उन कानूनों को पालन करवाने का काम जो है वो कार्यपालिका करती है। यानी कि अगर हम नॉर्मल भाषा में याद रखें तो विधायिका तो कानून बनाती है, और जो कार्यपालिका है वो क्या करती है, नियम और कानूनों को लागू करवाती है। और जो जुडिशरी है यानी कि जो न्यायपालिका है वो न्याय करने का काम करती है, यानी कि न्याय करती है। ठीक है, अब अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो इसमें हमें मुख्य रूप से याद रखना है संसद के बारे में। तो संसद, जिसे हम इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है, संसद। तो संसद में 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री तो नीचे हैं, सबसे ऊपर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, और नीचे हैं सबसे प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। जुडिशरी में भी 3 स्तर पे है ये, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये आप इमेज देख सकते हो, ये पार्लियामेंट है हमारा पुराना। अभी नया पार्लियामेंट बना है जिसे सेंट्रल विस्टा बोलते हैं। तो ये पुराना पार्लियामेंट है, उसके पिक्चर है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये न्यू पार्लियामेंट है जिसे सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया है। ये देखो आप, ये पूरा। ठीक है, और ये अंदर का व्यू है। ऐसे सारे के सारे जो सांसद होते हैं वो बैठे होते हैं, और यहाँ पर जो देख सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की इमेज है। ठीक है, हमारे देश में 3 प्रमुख संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो विधायिका है वो कानून निर्माण करती है, जो कार्यपालिका है वो कानूनों व नीतियों को लागू कराने का काम करती है, और जो न्यायपालिका है वो क्या करती है, न्याय करती है और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखती है। इसके अलावा संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। सबसे नीचे है लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा, और सबसे ऊपर है राष्ट्रपति। अगर हम लोकसभा की बात करें तो इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा चुनावी राजनीति, उसमें हमने लोकसभा के
चुनाव के बारे में ही थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड समझ सकते हो कि लोकसभा में जो 543 सदस्य होते हैं, 543 जो सदस्य होते हैं, उसका चुनाव कौन करते हैं, तो लोग करते हैं। तो कौन से लोग करते हैं, तो भारत के लोग करते हैं, ठीक है। यानी कि भारत के लोग क्या करते हैं, 543 सदस्यों को चुनते हैं, जो क्या बनते हैं, लोकसभा के सदस्य बनते हैं और देश के लिए नियम और कानून का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति को हम प्रथम नागरिक भी बोलते हैं और देश का सबसे बड़ा अधिकारी और राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि राष्ट्र का अध्यक्ष होता है ये राष्ट्रपति, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो किया जाता है। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्य को बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, यानी कि जब लोकसभा का जो इलेक्शन होता है लोकसभा में, और जो भी पार्टी मान लो जीती है, ठीक है, तो उसमें बहुमत का वो नेता होता है, मतलब प्रधानमंत्री बनाया ही उस पार्टी के नेता को जाता है, सांसद को जाता है जिसकी पार्टी जीती हुई होती है, ठीक है। अभी अब जैसे इलेक्शंस होने वाले हैं ना, आप उनको थोड़ा सा देखोगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आएंगी, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री जो है वो बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है प्रधानमंत्री को, ठीक है। अब अगर हम संसद के बारे में पढ़ें तो जैसा हमने पढ़ा कि संसद क्या है, एक संस्था है जो नियम और कानून का निर्माण करती है, ठीक है। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, या संसद के कार्य लिखो। तो आप क्या लिखोगे, पहला, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है, ठीक है। यानी कि देश के लिए जो नियम और कानून का निर्माण होता है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि नई शिक्षा नीति आ गई है, NEP 2020, ठीक है। तो उसका निर्माण भी जो है वो संसद के द्वारा ही किया गया है। यानी देश में जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो लगभग संसद के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है। संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करती है, यानी कि जो लोग सरकार चलाते हैं उन पर नियंत्रण रखने का काम जो है वो कौन करता है, संसद करती है। वो ये चेक करती रहती है कि जो सरकार है वो ठीक से काम करे, ठीक है, और लोगों का कल्याण करे। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है हमारा, सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। यानी कि जो सरकार का, जिसे हम सरकारी खजाना बोलते हैं, जो सरकार का पैसा होता है वो, उस पर किसका नियंत्रण होता है, संसद का नियंत्रण होता है, ठीक है। यानी कि संसद डिसाइड करती है ये चीज़ कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च होगा, कितना पैसा जो है वो रेलवे में खर्च होगा, कितना शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, कितना हॉस्पिटल्स पे खर्च किया जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, संसद, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी आया था कि भारत का जो है बजट जो है वो तैयार किया गया। तो बजट होता है कि एक्चुअली में यही लेखा जोखा होता है कि एक साल के अंदर सरकार जो है वो किस चीज़ पर कितना पैसा खर्च करने वाली है, उसी को बजट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है, सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा करने के लिए संसद सर्वोच्च संघ है। यानी कि जो राष्ट्र की जो नीतियां हैं या देश के जो मुद्दे हैं उन पर जो चर्चा करने का काम होता है वो कहाँ पर होता है, संसद में ही होता है। ये बात भी हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमने 4 पॉइंट सीख लिए संसद के काम के बारे में। तो सबसे पहला, संसद जो है वो देश के लिए नियम और कानून का निर्माण करती है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि संसद सरकार चलाने वालों पर नियंत्रण रखती है। थर्ड पॉइंट है कि संसद जो है वो सरकारी पैसों पर नियंत्रण रखती है। और फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं कि संसद में ही राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा किया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार हो गया जिसमें हम संसद का कार्य आराम से लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो लोकसभा के बारे में पढ़ना है और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। तो संसद के 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है।
यहाँ से आपको एक बात याद रखना है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है, यानी लोग करते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो जनता के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, ये आपका एक डिफरेंस बन जाता है। इसके अलावा लोकसभा और सभा से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले तो 1 मार्क का क्वेश्चन तो आपका बन ही सकता है। दूसरी चीज़, इनमें डिफरेंस आता है, यानी अंतर, कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में आप अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मैं आपको एक एक करके दोनों के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा में कुल सदस्य 543 होते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, यानी निम्न सदन भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, निम्न सदन या निचला सदन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि लोकसभा को लोअर हाउस या फिर निचला सदन कहा जाता है। इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। जैसे मैंने आपको जब अभी चुनावी राजनीति पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया है कि लास्ट इलेक्शन जो है हमारा 2019 में हुआ था, और अब 2024 में जो है वो इलेक्शन होना है, यानी कि 5 साल कंप्लीट हो गए, इसलिए लोकसभा के जो चुनाव है वो होने वाले हैं। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अभी मैंने आपको ये बात बताई है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता करती है, और अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार जो है वो लोकसभा के पास होता है, यानी लोकसभा ही क्या करती है, अधिकतर मामलों में उसके पास सर्वोच्च अधिकार होता है। ठीक है, इसके अलावा सदस्य अधिक होने के कारण विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना, यानी कि लोकसभा में क्या होता है, विचार विमर्श होता है, मुद्दों पर चर्चा की जाती है। पैसों के मामले में बजट पेश करने का अधिकार लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। आपको पता होना चाहिए, पैसा मतलब बजट। ठीक है, इसके अलावा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने का काम भी कौन करती है, लोकसभा करती है। अब अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, यानी उच्च सदन कहा जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्य का चुनाव जो है वो जनता नहीं करते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यों के संबंध में विशेष अधिकार होता है इसके पास। सदस्य कम होने के कारण विचारों को प्राथमिकता न मिलने की संभावना होती है, क्योंकि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा में कम सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पैसों के मामले में इसके पास कम अधिकार है, यानी कि इसके पास बजट पेश करने का अधिकार नहीं है। मंत्रिपरिषद पर इसका सीधा नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, और आपको एक पॉइंट जो याद रखना है वो याद रखना है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 5 साल हो जाएंगे पूरे, तो लोकसभा मतलब भंग हो जाएगी, और जब चुनाव होंगे नए, अब उसके बाद अब जो है लोकसभा के सदस्य जो है वो नए नए जो चुने जाएंगे वो लोकसभा के सदस्यों का निर्माण करेंगे। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, राज्यसभा कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होती, क्योंकि इसके जो 250 सदस्य होते हैं वो कभी एक साथ इनका कार्यकाल मतलब काम करने का जो समय है वो पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा कार्यपालिका। किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं। सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहा जाता है, यानी कि ऐसे लोगों का समूह जो क्या करते हैं, रोजमर्रा के फैसले करते हैं और सरकार के फैसलों को लागू करते हैं, उन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, तो कार्यपालिका के 3 हमने पार्ट अभी देखे थे स्टार्टिंग में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके अलावा कार्यपालिका को 2 वर्गों में बांटा गया है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसे अस्थायी कार्यपालिका भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसमें कौन से लोग होते हैं, तो जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोग, जैसे मान लो जनता द्वारा चुने गए वो लोग जिसका चुनाव जनता ने कराया, और एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें तो 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा की बात करें तो हम 6 वर्ष होता है। ठीक है, राजनीतिक नेता इस श्रेणी में आते हैं, यानी जितने भी नेता होते हैं वो इस श्रेणी में यानी इस ग्रुप में आते हैं।
स्थायी कार्यपालिका की बात करें तो इनकी नियुक्ति लंबे समय के लिए होती है, यानी कि एक बार अगर इन्हें चुन लिया गया है तो लंबा समय मतलब लगभग 60 ईयर्स मान सकते हो आप, कि जब तक उनकी उम्र 60 साल नहीं होती तब तक वो अपने पद पर काम कर सकते हैं, अगर वो सही से काम कर रहे हैं तो। लोक सेवा में काम करने वाले सिविल सर्वेंट, यानी कि आईएएस हो गए आपके, ये आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, ठीक है, ये सारे इसी श्रेणी में, इसी ग्रुप में आते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के तहत ये काम करते हैं, यानी कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसके अंडर ये लोग काम करते हैं, उनके नीचे काम करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, तो प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पद है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो सरकार का प्रमुख होता है और देश को चलाने का भी काम करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, यानी कि अगर कोई भी किसी भी पार्टी को अगर बहुमत मिला है, मतलब ज़्यादा वोट मिले हैं, तो उसी पार्टी का जो सदस्य है, जो नेता है, वो प्रधानमंत्री बनेगा। या अगर मान लो ऐसी स्थिति है किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है और 2-3 पार्टी मिल करके सरकार का निर्माण करती है, तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जब एक बार प्रधानमंत्री को चुन लिया जाता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है वो अन्य मंत्रियों का चुनाव करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई रेल मंत्री होता है, कोई खेल मंत्री होता है, कोई शिक्षा मंत्री होता है, कोई स्वास्थ्य मंत्री होता है, तो उन सब का चुनाव जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। अब मंत्रिपरिषद क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, जिसे केंद्रीय मंत्री कहा जाता है, जो केंद्र मतलब जो पूरा देश चलाते हैं, ऐसे समझो आप, ठीक है। और एक होता है स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री। तो इन तीनों को मिलाकर के जो है वो क्या बनता है? मंत्रिमंडल बनता है। और जो मुख्य फैसले हैं अधिकतर, वो जो देश से संबंधित फैसले हैं, वो मंत्रिपरिषद जो है वो लेता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों मतलब दोनों मिलकर के काम करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करने के लिए अनिवार्य योग्यता, यानी कि अगर भारत का राष्ट्रपति हमें नियुक्त करना है किसी को तो क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो सबसे प्रथम वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, दिवालिया, यानी कि दिवालिया मतलब कंगाल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दायित्वों को यानी अपने कर्जों को नहीं दे सकता है, वो दिवालिया होता है। दिवालिया या सजायुक्त ना हो, मतलब उसको कोई सज़ा ना मिली हो और दिवालिया ना हो। किसी सरकारी पद पर कार्यरत ना हो, मतलब अगर मान लो किसी सरकारी पद पे काम कर रहा है तो ऐसी स्थिति में पहले उसे अपना पद छोड़ना होगा, इस्तीफा देना होगा, तभी उसको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लास्ट 5वां पॉइंट है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार, तो प्रधानमंत्री के कार्य या अधिकार एक ही बात है। तो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा विवादों का अंतिम निर्णय करता, यानी कि जो भी विवाद हो रहा है उस पर जो लास्ट डिसीजन है वो प्रधानमंत्री का ही माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अधिकार क्या क्या है? कैबिनेट के बैठकों की अध्यक्षता, यानी कि जो कैबिनेट अभी हमने पढ़ा है मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल की अगर जब बैठक होगी यानी जब भी मीटिंग होगी तो उसका अध्यक्ष है, जो उसका हेड है, वो कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री जी उसके हेड होते हैं, यानी कि अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय, यानी जो अलग अलग विभाग है, सरकारी विभाग है, वो ठीक से काम करे, इसको भी चेक करना जो है वो प्रधानमंत्री का काम होता है। विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी रखना, यानी अलग अलग जो डिपार्टमेंट है सरकार के वो ठीक से काम करें, इस पर नज़र रखते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रियों को विभागों का वितरण, यानी जो मंत्री बनते हैं उनको अलग अलग भाग, मतलब किसी को रेल मंत्री बनाना, किसी को खेल मंत्री बनाना या किसी को शिक्षा मंत्री बनाना, ये सब काम किसका होता है? प्रधानमंत्री। और ये डिसीजन प्रधानमंत्री कैसे लेते हैं? उस व्यक्ति की योग्यता के ऊपर, यानी वो व्यक्ति वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसकी योग्यता के अनुसार जो है ये निर्णय लिया जाता है। किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार भी किसके पास है? प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री के पास है। अब है राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है आपका।
तो सबसे पहले सभी प्रमुख फैसले और नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती है, यानी कि जैसे अगर आप देखो, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाना, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों का चुनाव करना, ये सब किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। सभी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती है, जितनी भी सरकारी गतिविधियां हैं वो सब किसके नाम पर होती है? राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। यानी कि अगर मान लो लोकसभा में कोई भी कानून पास हो गया है और राज्यसभा में भी वो कानून, अगर बिल मान लो पास हो गया है और जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो कानून नहीं बनता। ठीक है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि दूसरे देशों के साथ जो भी अग्रीमेंट, संधियां होती है, समझौते होते हैं, वो सब किसके नाम पे होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर है, यानी जो हमने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होता है ना, तो तीनों के जो कमांडर है वो कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी बिल है और जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। हम पहले ही ये पॉइंट पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। ठीक है, यानी कि हमें ये याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो लोग नहीं करते, जनता नहीं करती है। कौन करते हैं? संसद के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य जो है वो उनका चुनाव करते हैं। ठीक है। अब अगला है हमारा न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, यानी एकीकृत मतलब ये देखो, ये इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, यानी कि सबसे नीचे जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के लिए, उच्च न्यायालय राज्यों के लिए और जिला न्यायालय स्थानीय स्तर पर जो है वो काम करती है। ठीक है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है, यानी कि और इन दोनों ही कोर्ट्स पर जो नियंत्रण रखने का काम है वो किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का है। अब अगला टॉपिक है हमारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है। न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा कंट्रोल या फिर नियंत्रित नहीं किया जाता है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु नियुक्ति के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो सुप्रीम कोर्ट है और या जो हाई कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय है, उसके जो जजों की, न्यायाधीश मतलब जजों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है। लेकिन नियुक्त होने के बाद वो अपना काम स्वतंत्र रूप से करते हैं, उन्हें हटाना जो है वो लगभग क्या होता है? असंभव होता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती है? संविधान की व्याख्या करती है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करती है, यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उसके रक्षक के रूप में जो है वो न्यायपालिका काम करती है। न्यायिक समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। यदि विधायिका का कोई भी कानून या कार्यपालिका का कोई भी कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो केंद्र और राज्य के ऐसे कानूनों को अमान्य घोषित कर सकते हैं। यानी कि जो न्यायपालिका है उसके पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरकार अगर मान लो कोई भी कानून बनाती है या जो कार्यपालिका कोई ऐसा काम करती है जो संविधान के दायरे से बाहर है या संविधान के खिलाफ है, तो ऐसे कामों को, ऐसे कानूनों को अमान्य घोषित कर सकती है कौन? न्यायपालिका। ठीक है। अब अगला एक छोटा सा पॉइंट है हमारा जो कि स्टार्टिंग में होना चाहिए था। मंडल आयोग के बारे में कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम इसे पढ़ लेते हैं एक बार। मंडल आयोग क्या था? तो भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया। इसके जो अध्यक्ष थे वो बीपी मंडल थे। ठीक है, इसलिए इसे मंडल आयोग भी बोला गया। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि 1979 में जो है वो पिछड़ा जाति के लिए एक आयोग बनाया गया जिसे मंडल आयोग बोला गया और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बीपी मंडल थे। ठीक है। अब ये गठन क्यों क्या था? तो उसको दो काम दिए गए थे
कि भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना, यानी कि जो भारत में जो लोग हैं वो सामाजिक और शैक्षणिक, सामाजिक मतलब जो समाज में पीछे रह गए हैं, और शैक्षिक मतलब शिक्षा के आधार पर जो पीछे रह गए हैं उनकी पहचान करना। दूसरा, पिछड़ापन दूर करने के लिए तरीके बताना, यानी कि अगर जो लोग पिछड़ गए हैं उन्हें कैसे जो है वो समाज में आगे लाया जाए, इसके लिए तरीकों का सुझाव देना। ठीक है। अब मंडल आयोग ने क्या सिफारिश दी? सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए 27% का आरक्षण जो है वो देना चाहिए। यानी कि मंडल आयोग ने क्या सिफारिश की कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जिसे हम ओबीसी की कैटेगरी में रखते हैं, उन लोगों को कितना मिलना चाहिए रिजर्वेशन? तो 27% का रिजर्वेशन का सुझाव जो है वो मंडल आयोग के द्वारा दिया गया। ठीक है। तो ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलेगा, यानी कि रिजर्वेशन मिलेगा। ये किसकी सिफारिश पर दिया गया था? मंडल आयोग की। ठीक है। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये शॉर्ट में सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट है, बाकी एमसीक्यू भी आप इसके बेस पे सॉल्व कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इतना पढ़ने के बाद एक बार अपना चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।